जय हिंद स्टूडेंट। ठीक है, आपका जो चैप्टर चल रहा है स्कैफोल्डिंग का, तो स्कैफोल्डिंग को आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताई गई थी कि स्कैफोल्डिंग में कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है और किस कार्य के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्कैफोल्डिंग का। तो जैसे आपको बताया था, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ होता है स्कैफोल्डिंग का। तो स्कैफोल्डिंग के साथ साथ आपको इसके कुछ रिस्क बताए गए थे। इसके साथ ही स्कैफोल्डिंग के साथ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में आपको बताया गया था। ऐसे ही आपको कुछ क्लैंप्स थे 3 प्रकार के स्कैफोल्डिंग के, तो उनके बारे में आपको बताया गया था। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, स्कैफोल्डिंग से कार्य के दौरान आपने किन किन गतिविधियों का ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। तो ऐसे ही नंबर 1 पॉइंट है, स्कैफोल्डिंग को भार क्षमता अनुसार भार से कम 4 गुना होना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट है, स्कैफोल्डिंग की ऊंचाई बेस से 4 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्कैफोल्डिंग की ऊंचाई है वो जो उसका बेस है उससे 4 गुना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका 3rd पॉइंट है, स्कैफोल्डिंग बनाते समय बेस प्लेट का इस्तेमाल करें तथा सुनिश्चित करें कि जहां तक भाड़ा बनाना है वह जगह बराबर है तथा भाड़े तथा कार्य की भार क्षमता सहन कर सकती है। यानी कि जब आप किसी जगह पर स्कैफोल्डिंग का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो तो उस दौरान आपने देखना जो आपके स्कैफोल्डिंग के साथ बेस प्लेट का इस्तेमाल हो रहा है उसकी जगह जो है वो समतल है या नहीं है, यानी कि जगह बराबर है या नहीं है। अगर जगह बराबर नहीं होगी तो आपकी स्कैफोल्डिंग कभी भी गिर सकती है। स्कैफोल्डिंग का आपने लोड देखना है, जो लोड आपको अगले प्रश्न में समझाया जाएगा भी लोड उसके हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्कैफोल्डिंग के साथ साथ ऊपर चढ़ने के लिए उपयुक्त सीढ़ी होनी अत्यंत आवश्यक है। यानी कि आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर कोई भी कार्य करेंगे तो उसके साथ एक लैडर लगी होती है, तो उस लैडर का स्कैफोल्डिंग के साथ हमेशा लगा होना अनिवार्य होता है जब भी आप उससे कार्य कर रहे हैं किसी भी प्रकार का। इसमें वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल प्रकार के कुछ क्लिप्स या ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल ट्यूब और एक वर्टिकल ट्यूब होती है जो बाद में आपको डायग्राम के साथ दिखाया जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, स्कैफोल्डिंग खोलते समय ऊपर से नीचे की तरफ खोलनी चाहिए। यानी कि जब हम स्कैफोल्डिंग को कार्य करने के बाद उसको खोलते हैं तो उसको आपने हमेशा सबसे पहले ऊपर के पार्ट्स खोलने हैं, उसके बाद हम नीचे खोलेंगे। यानी कि ऊपर से शुरुआत करनी है और नीचे तक हमने खोलती जानी है। ऐसे ही स्कैफोल्डिंग की पाइपों को गिराना नहीं चाहिए, उन्हें रस्सी से बांध कर उतारना चाहिए। जैसा कि आपका बताया गया था कि आपने जो भी काम करना है वो ध्यान से करना है। जो आपके स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स हैं उनको आपने कभी भी ज़मीन पर नहीं पटकना है, उनको आराम से रस्सी से उतारना है ताकि वो पार्ट्स किसी के ऊपर लगे भी ना और जो हमारे पार्ट्स हैं वो ख़राब भी ना हो। ऐसे ही नेक्स्ट आपका, स्कैफोल्डिंग अगर सुरक्षित है तो लाल टैग लगा देना चाहिए, सुरक्षित है तो हरा टैग लगाना चाहिए। यानी कि जब आपका स्कैफोल्डिंग आपको लग रहा है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कार्य करना संभव है तो आपने इसके ऊपर रेड टैग लगा देना है, जिससे क्या होगा, सभी जो स्कैफोल्डिंग के ऊपर कार्य करते हैं तो उनको पता लग जाएगा भी ये स्कैफोल्डिंग अभी सुरक्षित है तो हम इसके ऊपर कार्य नहीं करेंगे। अगर आपकी स्कैफोल्डिंग सुरक्षित है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उनके ऊपर एक ग्रीन टैग लगाएंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट है, ख़राब मौसम पर स्कैफोल्डिंग पर कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी स्कैफोल्डिंग के दौरान आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ का नेचर जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाता है एकदम, तो आपने स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कभी नहीं करना है उस दौरान। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका, स्कैफोल्डिंग पर कार्य करते समय सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। तो जो आपको सेफ्टी बेल्ट यहाँ पर दिखाई भी गई थी, तो सेफ्टी डबल लाइन ये सेफ्टी बेल्ट, ठीक है, तो उसका आपने कोई भी हाई राइज बिल्डिंग पर कोई भी वर्क कर रहे हो यानी कि ऊंचाई पर, तो आपको हमेशा सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना है। स्कैफोल्डिंग में अच्छी क्वालिटी के क्लैंप्स का उपयोग करना चाहिए। जो आपके क्लैंप्स होते हैं तो वो हमेशा बढ़िया क्वालिटी के इस्तेमाल करने हैं आपको। जैसे ISI इसके बारे में कुछ बताया गया था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भी, इनके हिसाब से ये जो आपके पार्ट्स है वो बनने चाहिए। स्कैफोल्डिंग में रेलिंग लगी होनी चाहिए, जो आपको बताया जाएगा डायग्राम में। स्कैफोल्डिंग में टॉय बोर्ड लगा हो तथा किसी भी प्रकार के दरार नहीं होना चाहिए। यानी कि स्कैफोल्डिंग पर आपका एक टॉय बोर्ड होगा जिसके ऊपर आप खड़ के कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई दरार
नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्कैफोल्डिंग पर कार्य करने से पहले आपको वर्क परमिट लेना अनिवार्य है। जैसे आपको पहले वर्क परमिट के बारे में बताया गया था भी वर्क परमिट किस चीज़ के लिए अनिवार्य होते हैं, तो वैसे ही है आपको जब कोई स्कैफोल्डिंग पर कार्य करो किसी भी प्रकार का, तो आपको एक वर्क परमिट लेना पड़ता है। हाइट वर्क परमिट, जैसे एग्जीबिशन वर्क परमिट, वैसे ही हमारा एक स्कैफोल्डिंग वर्क परमिट होता है जो आपको हमेशा लेना होता है स्कैफोल्डिंग से कार्य करने के दौरान। तो ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, स्कैफोल्डिंग पर जब हम जो सीढ़ी का उपयोग करते हैं यानी कि जो लैडर का उपयोग करते हैं, तो उसमें हमने किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। तो स्कैफोल्डिंग का नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, सीढ़ी के साथ सीढ़ी लगाते समय नीचे फर्श की जांच करें कि फर्श समतल है या फिसलने वाला तो नहीं। यानी कि जहाँ पर आप लैडर लगा रहे हैं स्कैफोल्डिंग के साथ, तो वहाँ पर आपने देखना है जो आपका फर्श है वो समतल यानी कि एक समान है या नहीं है। ऐसे ही नंबर 2 है, सीढ़ी के ऊपर से किसी सहारे में हुक से अटका देना चाहिए या ऊपर से रस्सी बांध दे। ज़मीन पर सीढ़ी ठीक ढंग से सेट होनी चाहिए, यानी कि सीढ़ी के ऊपर आप किसी प्रकार का एक आपको हुक अटका देना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर सीढ़ी आपकी फंस जाए या किसी प्रकार की रस्सी बांध देनी चाहिए। और सीढ़ी को जब भी आपने नीचे लगाना है तो वो हमेशा 75 डिग्री के कोण में आपको लगानी है। जो भी आपकी लैडर है, चाहे वो आपकी एक्सटेंशन लैडर होती है या एस्केप लैडर होती है, तो उसको आपने हमेशा 75 डिग्री के लगाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। ऐसे ही आपका सीढ़ी पर कभी भी एक व्यक्ति से अधिक काम ना करके केवल एक व्यक्ति ही एक बार सीढ़ी पर काम करे। यानी कि जब लैडर पर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है तो उस पर हमेशा एक व्यक्ति ही चढ़ेगा, दूसरा कोई अन्यथा व्यक्ति उसी दौरान नहीं चढ़ेगा। वो कुछ समय बाद जब वो पहला व्यक्ति चढ़ेगा तो उसके बाद उसकी बारी आएगी तब वो चढ़ेगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपका, सीढ़ी पर चढ़ते समय या उतरते समय कोई भी सामान हाथ में ना रखें तथा सीढ़ी पर जब भी आप चढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ सीढ़ी पर होना चाहिए, आपको नीचे की तरफ नहीं देखना चाहिए। सीढ़ी को कभी भी आपको बंद दरवाजे या खिड़की में नहीं लगानी है। सीढ़ी को कभी भी आपको बिजली की तारों के आसपास ना लगाएं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा खड़ा ना हो जाए, तो आप उस खतरे से सावधान रहें। तो ये थे आपके स्कैफोल्डिंग के साथ सीढ़ी के क्या क्या आप उपाय यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगला पॉइंट है हमारा, स्कैफोल्डिंग के साथ जो आपको कुछ रिस्क बताए गए थे वो रिस्क के ऊपर हम चर्चा करते हैं। कार्यस्थल पर फिसलना, ठोकर खाना, गिरना, चोट लगने के सामान्य कारण है। यानी कि कार्यस्थल जब आप कार्य करते हैं असुरक्षित तरीके से, तो वहाँ पर फिसलना, ठोकर खाना और गिरना, चोट लगना एक सामान्य कारण होता है जो कभी कभी गंभीर और घातक भी हो सकता है। इन्हें सरल उपायों से रोका जा सकता है। यानी कि आप एक दो बार उस खतरे से बच जाते हैं, पर आप बार बार उन्हीं खतरों से दोबारा वही कार्य करते हैं सुरक्षित तरीके से, तो ये एक दिन ऐसा रूप ले लेते हैं जिससे आपकी जान को जाने का भी खतरा हो सकता है। तो इसके कुछ संभावित खतरे हैं, यानी कि किन किन बातें हैं जिनके कारण ये खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे चिकनी सतह, अगर कोई चिकनी होगी यानी कि वो चिकनी होगी तो कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर कभी भी गिर सकता है। तेल, ग्रीस, रसायनों आदि का बिखराव, यानी कि कोई तेल है, ग्रीस है, वो अगर बगैर हाउसकीपिंग के एक जगह से दूसरी जगह पर या कहीं भी रखी हुई है तो कोई भी व्यक्ति उससे टकरा सकता है और उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है। गलत जूते, यानी कि आपने जो आपके जूते हैं वो आपके साइज़ के अनुसार के नहीं है, आपने किसी दूसरे व्यक्ति के जूते पहने हुए या आपके जूते बहुत फट पुराने गए हैं तो उससे भी आपका एक हादसा हो सकता है। गीले फर्श की वजह से आपको हो सकता है। ऐसे ही लुढ़कने वाली वस्तुएं, यानी कि जो वस्तुएं लुढ़कती हैं तो वो भी एक खतरे के अंदर काउंट की जाती है। तो ये थे आपके कुछ रिस्क जो आपको गिरने, खाने, चोट लगने के लिए कुछ होते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट आपका है सावधानी। जब आप फर्श पर कोई कार्य कर रहे हैं फ्लोर पे ऊपर, तो आपको क्या क्या सावधानी देखनी है फ्लोर के ऊपर। इसमें बता रहा है नंबर फर्स्ट पॉइंट, गीले फर्श से बचें, गीले सतह पर धीमी गति से चलें, कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा रखें, गीले फर्श पर रबड़ मैट बिछानी चाहिए। यानी कि गीले फर्श पर आप कभी भी कार्य नहीं करें। अगर गीले फर्श पर आप कार्य भी कर रहे हैं तो उसको पहले सुखाएं, उसके बाद ही कार्य करें। अगर आपका कोई ऐसा संभावित क्षेत्र लगता है तो वहाँ पर आप रबड़ मैट का उपयोग भी कर सकते हैं। उपकरण इस तरह से रखें कि उन्हें लटकते घिसटते तारे रास्ते के बीच में ना आए। यानी कि कोई भी आप इक्विपमेंट ऐसे ढंग से रखें भी वो एक साइड पर हो
कि वो किसी भी संपर्क में ना आए जिससे उस इक्विपमेंट से किसी को कोई नुकसान हो सके। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है, फर्श के सतह में परिवर्तन दर्शाने के लिए अत्यधिक दर्शन रंग का आपने उपयोग करें। यानी कि कुछ कलर्स होते हैं जो आपके साइनीज होते हैं, जो आपको पहले बताया गया था, तो वो साइनीज का आप उपयोग करें। गृह व्यवस्था यानी कि हाउसकीपिंग, रास्ते सीढ़ियाँ खाली हों तथा सूखी रखे ऐसे स्थानों में सामान ना रखें। यानी कि जो आपके पौड़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, या कोई रास्ते होते हैं जहाँ कोई एमरजेंसी एग्ज़िट होता है, वो रास्ते हमेशा क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एमरजेंसी के दौरान इन्हीं रास्तों से हम अपनी जीवन रक्षा कर सकते हैं। तो इनकी हमेशा आपको हाउसकीपिंग की ओर ध्यान देना चाहिए कि इनमें किसी प्रकार का कोई सामान ना रखा हो। ऐसे ही बिखराव पर नज़र रखें तो तत्काल साफ़ करें। यानी कि अगर कोई सामान बिखरा हुआ है तो आपको उसको ध्यान में लगाना है और उसको चेंज करना है। ऐसे ही अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना होने दें जिससे कोई भी आपको गंभीर बीमारी हो सकती है। ऐसे ही जूते और कपड़ों के बारे में बताया गया है, यह सुनिश्चित करें कि जूते के फीते बंधे हुए हों, यानी कि आपके जो बूट्स हैं उसके जो लेस हैं वो हमेशा बांधे हुए हो, जाकि आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसकी वजह से आप ना गिरें। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे ही सुनिश्चित करें कि जूते ग्रीस, तेल, कीचड़ आदि से मुक्त हों, यानी कि जो आपके शूज़ पहने हुए हैं वो तेल, कीचड़ इनसे मुक्त हों, यानी कि वो इसके संपर्क में ना आए। अगर वो इसके संपर्क में भी आए हैं तो आप उनको धो के साफ़ करके फिर उसका उपयोग करें। ऐसे ही ढीले ढाले कपड़े ना पहने, यानी कि ज़्यादातर अधिक ढीले ढाले कपड़े ना पहने। बहुत तेज़ चलने से बचे, मोड़, किनारे, बाधाओं आदि को पार करते समय धीमे हो जाएं। यानी कि जब आप बहुत तेज़ चल रहे हैं तो आपको धीमी गति से चलना है, ताकि किसी प्रकार का आपको एमरजेंसी का सामना ना करना पड़े। यानी कि कोई भी कार्य आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से आपको हर कार्य को करना है सुरक्षा के साथ। ठीक है, ये थे स्कैफोल्डिंग के साथ कुछ उपाय। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार की होती है। तो स्कैफोल्डिंग आपकी 3 प्रकार की होती है। एक तो आती है आपकी फिक्स स्कैफोल्डिंग, एक होती है आपकी सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, और एक आपकी होती है मोबाइल स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग के डायग्राम हम देखते हैं। स्कैफोल्डिंग का जो आपको बताया गया था, तो स्कैफोल्डिंग के डायग्राम की ओर हम ध्यान देते हैं भी इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग ये आपकी जैसे एक है फिक्स स्कैफोल्डिंग, जो आपका कोई भी वर्कर है जिस स्थान पर हाई राइज अगर कोई कार्य चल रहा है, कोई रिपेयर चल रही है किसी चीज़ की, ठीक है, अगर कोई वहाँ पे कार्य चल रहा है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति हाई राइज पर किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो जब भी आपने स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करना है तो स्कैफोल्डिंग के कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये एक नीचे लगी हुई है सील, यानी कि एक लकड़ी का पट्टा है। जैसे जगह हमारी अगर समतल भी है, ठीक है, तो भी हमने लकड़ी का पट्टा लगाना है ताकि कोई भी हमारी स्कैफोल्डिंग नीचे ना धंसे। ऐसे ही ये एक पॉइंट्स आप नीचे देखेंगे, ये हमारे के है बेस प्लेट, यानी कि जो सील है, सील के ऊपर हमने बेस प्लेट लगानी है ताकि अगर बेस प्लेट ज़्यादा ऊपर लोड भी हो तो स्कैफोल्डिंग का जो वो है बेस प्लेट वो नीचे ना धंसे, इसलिए आपकी सील नीचे लगाई जाएगी। और सील के ऊपर जो ये आपके हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं इनके नीचे आपने बेस प्लेट लगानी है। ठीक है, ऐसे ही आपके ऊपर हम जाएंगे, ये तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब जा रही है। ठीक है, ऐसे ये आपकी हैं क्रॉस ब्रेस और डायगोन ब्रेस, ठीक है, जिनका आप उपयोग करते हैं इनको बांधने के लिए, यानी कि क्लैंप्स को कसने के लिए। ठीक है, जो आपको बताया गया था स्वाइवल क्लैंप्स, पटलो क्लैंप, तो उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। ऐसे ये आपकी है एक लैडर, जब आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर आप चढ़ रहे हैं तो आपने लैडर का इस्तेमाल करना है, जो आपको पहले ही बताया गया था। ऐसे ही नंबर फर्स्ट पॉइंट पे गार्डरेल, यानी कि सबके ऊपर एक लाइन, लोहे की लाइन लगी होती है, जिसका अर्थ होता है कि आपको गिरने से बचाना। ऐसे ही मिड रेल होती है जो बीच में लगी होती है आपको गिरने से बचाने के लिए, कोई भी सामान जिसको आपने स्कैफोल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है वो सामान आपका नीचे ना गिरे, इसलिए आपकी लगाई जाती है मिड रेल। और फिर होता है हमारा टॉय बोर्ड। टॉय बोर्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आप किसी जगह पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप कार्य करते हैं, यानी कि आपका एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप खड़े होकर कार्य करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टॉय बोर्ड। ऐसे नीचे एक है प्लैंकिंग,
ठीक है, तो ये स्कैफोल्डिंग ब्रैकेट, इनको खड़ाने के लिए, ठीक है, जहाँ कोई पार्ट जो हमारा बाहर ना गिरे, इसके लिए आपकी स्कैफोल्डिंग ब्रैकेट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिक्स स्कैफोल्डिंग। इसका आपने इस्तेमाल जब भी करना है तो आपको हमेशा सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना है। जो आपके यहाँ पर सेफ्टी बेल्ट है भी है, जब आपकी क्लासें लगेंगी तो आपको उसके बारे में स्टडी कराई जाएगी। ऐसे ही आपको इसमें टैग बताए गए थे, रेड टैग मतलब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इसके ऊपर साथ ग्रीन टैग है तो आपने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ डायग्राम है, जब आप किसी कंस्ट्रक्शन लाइन या कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं और भी इससे ज़्यादा अधिक सीख सकते हैं। तो इसकी आपको एक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट ये आपकी फिक्स स्कैफोल्डिंग, एक होती है आपकी मोबाइल स्कैफोल्डिंग। तो मोबाइल स्कैफोल्डिंग क्या कहती है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसे हम रोलिंग स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। यह छोटे छोटे कामों के लिए यूज़ होती है। इसके नीचे व्हील होते हैं जिसकी मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर काम कर सकते हैं। यानी कि ये मोबाइल स्कैफोल्डिंग होती है, रोलिंग स्कैफोल्डिंग। जैसे हमने कोई कार्य एक जगह पर करना है और कुछ ही समय बाद हमें कार्य कुछ दूरी पर करना है, तो इसके नीचे क्या है, एक व्हील लगे होते हैं, यानी कि पहिए लगे होते हैं, जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह स्कैफोल्डिंग को हम आसानी से लेके जा सकते हैं विदाउट ज़्यादा मैनुअल तरीके से, यानी कि विदाउट ज़्यादा व्यक्तियों की मदद के बगैर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोबाइल स्कैफोल्डिंग, यानी कि छोटे कार्य को करने के लिए, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर समय समय पर करना पड़े, तो उसके लिए हम मोबाइल स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही आपकी थर्ड है सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। तो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग क्या है, यह स्कैफोल्ड ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंगों में यूज़ होती है। क्लीनिंग के लिए स्कैफोल्डिंग मोटर लगी होती है, इसे रोप के जरिए ऊपर खींचा जाता है। यानी कि जो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग है, ज़्यादातर जो हाई राइज बिल्डिंग है जैसे डीएलएफ है, तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार हाई राइज के ऊपर जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लीनिंग करनी होती है। ठीक है, तो क्लीनिंग का आपको जो ये क्लीनिंग है ये आपकी हाउसकीपिंग के अंदर ही है। यानी कि अगर क्लीनिंग होगी किसी भी इमारत की तो वो हमेशा चीज़ सही रहेगी। अगर उसके अंदर कुछ घटित भी हुई है दुर्घटना, जैसे मिरर लगे होते हैं डीएलएफ में, तो हम देख भी सकते हैं। तो इसके लिए उसकी हमेशा क्लीनिंग मंथ के बाद होती रहती है, हर मंथ के बाद। तो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग क्या है कि एक सस्पेंडेड स्कैफोल्ड होती है लंबे आकार की। ठीक है, इसके ऊपर व्यक्ति खड़े होते हैं, इसके साथ एक मोटर का उपयोग किया जाता है। मोटर के ऊपर एक वायर लगी होती है, जो वायर सबसे ऊपर जो टॉप फ्लोर होता है उसके ऊपर ये जो रोप लगी होती है कनेक्ट होती है। तो हौली हौली जब उसके मोटर के साथ एक बटन का उपयोग भी होता है, जिसकी मदद से उसे हम किसी भी फ्लोर के ऊपर रोक सकते हैं। ये होती है आउटसाइड के लिए जो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपकी 3 प्रकार की होती है। फिक्स स्कैफोल्डिंग होती है, ये ज़्यादातर आपकी यूज़ होगी कंस्ट्रक्शन लाइन में या हाई राइज बिल्डिंगों में बड़े कार्य को करने के लिए। यदि ज़्यादातर आपको फिक्स स्कैफोल्डिंग दिखेगी कंस्ट्रक्शन लाइन में, जब आप छोटे कार्य कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, आपको जब आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जाना पड़ता है कार्य करने के लिए ज़्यादा व्यक्ति को, उसके लिए आप मोबाइल स्कैफोल्डिंग, ऐसे सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग है क्लीनिंग के से प्रकार की रिपेयर के लिए आप यूज़ करेंगे सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका हजार्ड एंड प्रिवेंशन, यानी कि खतरे और उससे क्या क्या सावधानी है स्कैफोल्डिंग के दौरान कुछ, तो उसके बारे में हम चर्चित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वर्कर कैशू बाय स्लीपिंग, अनसेफ एग्जिट और लैक ऑफ फॉल प्रोटेक्शन। यानी कि कोई भी व्यक्ति स्कैफोल्डिंग के ऊपर से गिर सकता है अगर उसे गार्डरिल या मिडरिल ना लगाई हो। तो इसमें बताया गया टूल एंड मटेरियल ड्यू टू लैक ऑफ टॉयबोर्ड वर्किंग इन अप्रिशिएट वे। यानी कि अगर टॉयबोर्ड ना हो तो कोई व्यक्ति ऊपर से कभी भी गिर सकता है। यानी कि कोई भी एक असुरक्षित प्लेटफॉर्म लगा दिया गया है, जैसा टॉयबोर्ड लगा दिया गया जो बिल्कुल ही हल्का है, व्यक्तियों का भार भी नहीं सह सकता। तो इसमें क्या बताया गया, प्रोवाइड सेफ लैडर फॉर सेफ एक्सेस। यानी कि स्कैफोल्डिंग के साथ आपको हमेशा एक लैडर लगानी है सेफ एक्सेस के लिए। प्रोवाइड टॉप रेल, मिड रेल एंड फुल बॉडी हार्नेस। यानी कि आपको स्कैफोल्डिंग के ऊपर से गिरने से बचने के लिए टॉप रेल, मिड रेल और गार्ड रेल लगानी है। इसके साथ ही आपको सेफ्टी बेल्ट यानी कि फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग भी
आपको करना है। ऐसे नंबर 2 है इलेक्ट्रोशन। इसमें क्या है, फ्रॉम होवर हेड पावर लाइन प्रिक्यूशन, यानी कि ऊपर अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रही है तो आपको क्या क्या प्रिक्यूशंस देखनी है। सेफ क्लियरेंस शुड बी मेंटेन फ्रॉम इनग्रेस्ड ओवरहेड पावर लाइन। नंबर 2 है आपका कंडक्ट इंस्पेक्शन बिफोर इरेक्शन ऑफ स्कैफोल्ड, यानी कि आपको सबसे पहले इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए जो आपकी वायर जा रही है, अभी उससे किसी प्रकार कोई खतरा नहीं है। जब कोई पर्सन स्कैफोल्डिंग के ऊपर कार्य करेंगे, यानी कि आपको स्कैफोल्डिंग का सबसे पहले इंस्पेक्शन करना है उन वायरों से, ठीक है। नंबर 3 है आपका इफ़ पॉसिबल स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर आपके पास संभव है तो आपने इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई कट कर देनी है जब तक स्कैफोल्डिंग के ऊपर कार्य चल रहा है। नंबर 3 पॉइंट है स्ट्रक बाय फॉलिंग टूल्स डेब्रिज प्रिक्यूशन, यानी कि ऊपर से किसी भी प्रकार का सामान का गिरना। जैसे प्रिक्यूशन क्या है, बैरिकेड द वर्किंग एरिया और प्रोवाइड हार्ड हेड्स, यानी कि जब आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो उसके आसपास के एरिया को आपने बैरिकेड कर देना है सेफ्टी कोन से, ठीक है। और साथ ही जो भी व्यक्ति उस एरिया के अंदर कार्य कर रहा है तो उन सभी ने हार्ड हेड्स हेलमेट का उपयोग करना है, यानी कि अगर कोई ऊपर से सामान भी गिरे तो जो नीचे व्यक्ति अपना कार्य कर रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। ऐसे ही नंबर 4 पॉइंट है कोलिजन ऑफ मूविंग व्हीकल टू स्कैफोल्ड। इसमें प्रिक्यूशन क्या है, बैरिकेड द वर्किंग एरिया ऑन प्रोवाइड सेफ साइनेज बोर्ड, यानी कि कोई भी व्हीकल स्कैफोल्डिंग के आसपास से नहीं गुजरेगा क्योंकि उसकी कुछ वाइब्रेशन होगी तो हमारी स्कैफोल्डिंग को कुछ भी खतरा हो सकता है गिरने का। तो इसको भी वही आपको प्रिक्यूशन बताया गया, आपने बैरिकेड करना है वर्किंग एरिया और वहाँ पे सेफ्टी साइनेज बोर्ड लगाने हैं कि यहाँ पर कार्य चल रहा है तो यहाँ पर कोई भी व्हीकल का आना मना है, जो आपको साइनेज के बारे में बताया गया था। ऐसे ही नंबर 5 है स्कैफोल्ड कोलैप्स, यानी कि स्कैफोल्ड हमारी ध्वस्त हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है कॉशेस ड्यू टू लूज सोइल, यानी कि अगर नीचे की मिट्टी पक्की नहीं है, अगर हमने मिट्टी की स्कैफोल्डिंग से पहले इंस्पेक्शन नहीं किया है तो वो स्कैफोल्डिंग हमारी कोलैप्स भी हो सकती है मिट्टी की वजह से। इसके अलावा एक्सेसिव लोड, यानी कि स्कैफोल्डिंग को ज़्यादा लोड दे दिया गया है जबकि उसकी लोड इतनी सहने की क्षमता नहीं है। ऐसे ही इम्प्रॉपर ब्रेसिंग, जो आपको ब्रेसिंग बताई गई थी, ये तरीके से, यानी कि किसी भी जिस व्यक्ति को इसका इस्तेमाल नहीं करना आता उसने इस ब्रेसिंग को लगाया है तो उस वजह से भी ये हो सकता है कि आपने ब्रेसिंग को सही तरीके से नहीं लगाया है। ऐसे ही अनफोरेबल वेदर कंडीशन, यानी कि अगर वातावरण वहाँ का ख़राब चल रहा है, कंडीशन ठीक नहीं एनवायरमेंटल, फिर भी आप वहाँ पर कार्य करते हैं तो भी आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है। वाइंड रेन ETC, यानी कि हवा और बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी गिल्ली होगी और हमारी स्कैफोल्डिंग नीचे धंस सकती है। इसमें प्रिक्यूशन का बताया गया आपको अवॉइड रिएक्शन ऑफ स्कैफोल्ड ऑन लूज सोइल, यानी कि अगर सोइल लूज है तो आप उस जगह पर कार्य ना करें स्कैफोल्डिंग के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका अवॉइड स्टैकिंग ऑफ लोड एंड स्कैफोल्डिंग, यानी कि ज़्यादा लोड आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर ना दें। नंबर 3 प्रोवाइड प्रॉपर ब्रेसिंग, जो आपको प्रेसिंग बताई गई थी ये प्रॉपर तरीके से लगी हुई होनी चाहिए। तो ये थी आपके स्कैफोल्डिंग का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या आपको हजार्ड और प्रिवेंशन का आपने ध्यान में रखना है। ऐसे अगला प्रश्न है हमारा कैशेज ऑफ हजार्ड इन स्कैफोल्डिंग, इसका भी उसके साथ ही मिला जुला प्रश्न है। स्कैफोल्डिंग के साथ आपको क्या क्या हजार्ड देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 क्या है, अनकॉम्पैक्टेड सोइल, यानी कि जो मिट्टी है वो सही तरीके से नीचे ना हो, समतल ना हो, वो उखड़ी बखड़ी हो। नंबर 2 है अनविन सरफेस एरिया, यानी कि जो आपका सरफेस एरिया है वो ठीक तरीके से ना हो, यानी कि समतल ना हो। नंबर 3 है आपका एक्सेसिव लोड, यानी कि ज़्यादा लोड की वजह से। नंबर 4 है आपका बकलिंग, जो आपकी प्रेसिंग या बकलिंग सही प्रकार से ना लगी हो। नंबर 6 आपका इम्प्रॉपर ब्रेसिंग, वही जो आपको पहले बताया गया था। नंबर 7 में आपका यूजिंग लो क्वालिटी मटेरियल, यानी कि जो आपने स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कुछ मटेरियल ऐसा भी है जो लो क्वालिटी का है जिसका आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका अनहार्डनेड प्लेटफॉर्म, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका 8 पे मंकी क्लाइंबिंग, यानी कि उसके ऊपर
आप असुरक्षित तरीके से चढ़ते हैं, यानी कि आप स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप हाथों की मदद से सीढ़ी के ऊपर ऐसे चढ़ रहे हैं, तो उसको हम मंकी क्लाइंबिंग कहते हैं। ऐसे नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि इन्वायरमेंट की स्थिति सही ना होने से तो भी आपको खतरा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपके और भी कुछ पॉइंट्स है 2। ठीक है, एक तो आपका स्कैफोल्डिंग लोड का रह गया है और एक और प्रश्न रह गया है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। इसके लिए आपका इतना ही है, तो इसको आपने कॉपी में रीड करना है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो आपने कॉलेज में आके संपर्क करना है। ठीक है, तो इसको आपने नोट्स तैयार करने हैं। जय हिंद।